नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का, और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में पहले चरण के लिए अब तक 50 नामांकन दाखिल हुए हैं। 40 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं 50, और आज 31 प्रत्याशियों ने 40 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। चूरू से 1, सीकर से 5 नामांकन आज दाखिल हुए हैं। जयपुर ग्रामीण से 3, जयपुर शहर से 8 नामांकन भरे गए हैं। तो वहीं अलवर से 4 और भरतपुर से 2 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। दौसा से 3 और नागौर से 2 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिसमें सीकर से सुमेधानंद सरस्वती भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। तो नागौर से ज्योति मिर्धा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस तरह से पहले चरण के लिए जो नामांकन है उनका दौर फिलहाल चल रहा है, और पहले चरण की सीटों को लेकर के अब तक 50 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। राजस्थान में 40 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। कुल मिलाकर के लोकसभा की 25 सीटें जिन पर पहले चरण में जहां वोट डाले जाएंगे, उन पर नामांकन का दौर चल रहा है। तो लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में नामांकन का दौर चल रहा है, और इसी कड़ी में आज कई नेताओं ने नामांकन भरा है, जिसमें नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा, तो सीकर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने पर्चा दाखिल किया। नामांकन का दौर जारी। बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा का नामांकन। सीकर से सुमेधानंद सरस्वती ने भरा पर्चा। चूरू से देवेंद्र झाझड़िया ने भरा पर्चा। प्रदेश में पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च है, और उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता नामांकन पर्चा अपना दाखिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की नागौर से उम्मीदवार ज्योति मिर्धा ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और मंत्री मंजू बाघमार मौजूद रहीं। ये तीसरा मौका होगा जब ज्योति मिर्धा का मुकाबला तीसरी बार हनुमान बेनीवाल से होने जा रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से टिकट की घोषणा हुई उसके बाद में जगह जगह जाके हमने कार्यकर्ता सम्मेलन करे, जनसभाएं करी है, और उसमें जिस तरीके का जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है और पब्लिक में देखने को मिला है, मुझे लगता है कि नागौर में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा मौका है। हमारा 100% नहीं 101% ये सीट हमारी आएगी। हमारे जो इक्वेशंस बैठ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल को जो बीजेपी से पिछली बारी गठबंधन में टिकट दिया था, उन्होंने पार्टी के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। बीजेपी के किसी को तो उसने अपने गठबंधन के नाते उससे फायदा उठा के वो एमपी बन गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। बीजेपी के जितने भी लोग हैं इस बार बहुत संगठित है, और कांग्रेस के अंदर भी फूट होगी, क्योंकि कांग्रेस के लोग चाहते नहीं है कि वो जीत के आके अपनी कांग्रेस के अंदर जवाब रखे। तो हमारा विन विन सिचुएशन है। ताम्र पत्र पे लिखा के ले लो कि ज्योति जी जो है भारी बहुमत से जीतेगी। ये नागौर है, यहाँ के कड़कड़ में, यहाँ के हर व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की पहचान है। वहीं दूसरी तरफ सीएम भजनलाल शर्मा ने नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा के समर्थन में एक जनसभा की, साथ ही उनको जिताने की अपील भी जनता से की। नागौर लोकसभा को ज्योति जी के एक फूल के रूप में, और फूल भी वो जो ऐसा खिला हुआ हो जो देख करके प्रसन्न हो जाए, कम से कम 5 लाख वोट से ज्यादा से जिताकर ज्योति जी को लोकसभा में भेजना है, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा और इस नागौर का विकास भी होगा। 3 दिन के अवकाश के बाद नामांकन का दौर फिर से शुरू हो चुका है, जिसमें सीकर से बीजेपी उम्मीदवार सुमेधानंद सरस्वती ने नामांकन पर्चा भरा। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद रहीं। नामांकन के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने रामलीला मैदान में सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में जनसभा की। हमेशा किसी ना किसी से मिलते हैं, किसी ना किसी योजना के बारे में बात करते हैं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं तीसरी बार भारी बहुमत से। मुझे पता है आप जिताओगे, मुझे यह भी पता है आप जिताओगे, लेकिन अब की बार रिकॉर्ड टूटना चाहिए। कोई भी बूथ ऐसा नहीं हो जिस पर हमारा कमल का फूल नहीं खिले, और कम से कम 5 लाख से ज्यादा वोटों से
स्वामी जी को जिता करके भेजना है। और ये आपका तो डबल काम हो गया, भाजपा को भी वोट हो गया और संत महाराज जी को भी वोट हो गया। आपकी तो दक्षिणा पूरी की पूरी काम में आ गई गुरुजी की। सीकर सीट से सुमेधानंद सरस्वती के अलावा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अमराराम ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान नामांकन के दौरान उनके साथ राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, माकपा की नेता वृंदा करात और सीकर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारिक भी मौजूद थे। बात चूरू की करें तो बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया ने भी नामांकन अपना दाखिल कर दिया। इस दौरान बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर और विधायक हरलाल सहारण मौजूद रहे। चूरू लोकसभा सीट का चुनाव रोचक होता जा रहा, क्योंकि इस सीट पर देवेंद्र झाझड़िया का सीधा मुकाबला बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले राहुल कस्वा से होगा। यहाँ 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। फाइट सिर्फ ये है कि कौन सबसे ज्यादा मतों से जीतेगा। तो हमारा तो प्रयास शुरू में ये है कि सबसे बड़ी जीत है। और आज विशेष तौर पे घर पे चला था तो माँ से आशीर्वाद लेके चला था, तो माँ ने कहा कि मैंने आपको लास्ट 20 साल से मैं आपको खेल में आशीर्वाद दिया और आप कभी हारे नहीं, हमेशा आप दुनिया के चैंपियन रहे। आज ये माँ का आशीर्वाद है, आप इसमें भी विजयी रहोगे। पहले चरण में 16 मार्च को प्रदेश की 12 सीटों पर मतदान होना है और आज भी कई दिग्गज नेताओं ने अपना पर्चा दाखिल किया। बुधवार को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। अब देखना है कि बुधवार 3 बजे तक और कितने नामांकन हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं भाजपा के राजस्थान के चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे बुधवार को झुंझुनू पहुंचेंगे। उनके साथ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत बीजेपी के अन्य प्रदेश स्तरीय नेता भी विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ झुंझुनू आएंगे। ये सभी नेता भाजपा प्रत्याशी शिवकरण चौधरी के नामांकन के समय होने वाली सभा को संबोधित करेंगे। आज नामांकन की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए झुंझुनू लोकसभा के प्रभारी बाबा बालकनाथ भी झुंझुनू पहुंचे, जिसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी और प्रत्याशी शिवकरण चौधरी की मौजूदगी में नामांकन रैली की सभी तैयारियों की समीक्षा करने के अलावा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। जैसे आप जानते हैं कि पार्टी ने अपने यहाँ झुंझुनू में इस चुनाव के अंतर्गत सेवा करने का अवसर दिया है और हमारे शिवकरण चौधरी जी का कल नामांकन है। उसी की तैयारियों को लेकर हम सब लोग यहाँ पर एकत्र आए हैं। कल भव्य और ऐतिहासिक नामांकन रहेगा और पूरे झुंझुनू जिले की जनता उसमें सहभागी बनेगी। और मैं मानता हूँ कि केवल शिवकरण चौधरी जी का नामांकन नहीं है, ये पूरे झुंझुनू जिले की जनता का नामांकन है। विकास को लेकर जीत को सुनिश्चित करता हुआ और झुंझुनू जिले की हर एक आशा उम्मीद पर खरा उतरता हुआ ये चुनाव रहेगा आने वाले समय पर जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और अब बात दौसा की, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा के नामांकन के अंतिम दिन यानी कि 27 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे और कल होने वाले इस नामांकन में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शामिल होंगे। गुप्तेश्वर रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में पहले नामांकन सभा होगी, उसके बाद नामांकन रैली का आयोजन होगा। नामांकन रैली के बाद मुरारी लाल मीणा कांग्रेस पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले आज दौसा में उन्होंने कहा कि पूरे देश में तानाशाही चल रही है और तानाशाही के खिलाफ जनता वोट करेगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के दौसा के दंगल में मुरारी लाल मीणा उतर चुके हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इससे पहले आज जो एक छोटी सभा को उन्होंने संबोधित किया। मुझे मेरी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है और मेरे ऊपर पार्टी ने विश्वास किया, तो इसलिए मेरी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ही मैं अपना नॉमिनेशन कल भरूंगा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन पेश करने की अंतिम तिथि से पहले 3 दिन की छुट्टी के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय नामांकन को लेकर के आज खुले। जयपुर में अंतिम तिथि से पहले महज 5 आवेदन आए थे, आज 3 नए आवेदन भी आए। जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने जानकारी दी है कि जयपुर में
चुनाव तैयारियां पूरी की गई हैं। मतगणना के लिए राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज अधिग्रहित कर लिया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, इंदु देवी जाटव कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद होंगे। रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचने का कार्यक्रम है। करौली धौलपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी इंदु देवी अपना नामांकन कल दाखिल करेंगी। तो कल इंदु देवी जब पर्चा भरेंगी, इस दौरान बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी भी देखने को मिलेगी। तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा यहां पर मौजूद होंगे उनके नामांकन में, और अन्य दिग्गज नेताओं की भी मौजूदगी होगी। रैली के रूप में कलेक्ट्रेट तक पहुंचेंगी और उसके बाद अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो प्रदेश में पहले चरण के चुनाव को लेकर के नामांकन हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के देश भर में नामांकन का दौर चल रहा है। और इसी बीच अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी नामांकन का दौर चल रहा है, जहां पर पहले चरण का मतदान होना है। दौसा से बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी के प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा भी कल नामांकन दाखिल करेंगे। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद होंगे, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मौजूद रहेंगे। दौसा सीट पर कन्हैयालाल मीणा नामांकन भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दौसा से कन्हैयालाल मीणा भी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे और बीजेपी के कई दिग्गजों की मौजूदगी यहां पर भी होगी। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ेंगे बाड़मेर शिव से। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आज एक समाज की बैठक के दौरान इन्होंने ऐलान किया। बड़ी तादाद में लोग उमड़े, लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान इसी बीच उनकी तरफ से किया गया। 4 अप्रैल को रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे, पर्चा भरेंगे। जैसलमेर बालोतरा की जनता के भरोसे उन्होंने कहा कि मैं चुनाव में उतर रहा हूं। जनता ने पहले विधायकी में उनको जितवाया, लेकिन अब वे विधायकी छोड़कर लोकसभा चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरने का उन्होंने ऐलान किया है। चुनाव लड़ने फैसलो जो है बहुत मोटो है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान में एक और लिस्ट जारी कर दी है। दौसा से कन्हैयालाल मीणा और करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव को प्रत्याशी बनाया गया है। दोनों सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और दोनों सीटों पर बीजेपी ने सांसदों का टिकट काट दिया। जो मौजूदा सांसद हैं उनके इतर बीजेपी ने टिकट दिया। करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव को प्रत्याशी बनाया गया था। दौसा से जसकौर मीणा का टिकट काट करके कन्हैयालाल मीणा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया जो मौजूदा सांसद, उनका टिकट काटा गया। और आपको बता दें कि बीजेपी राजस्थान की 25 में से 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। भीलवाड़ा सीट पर अभी भी घोषणा होना प्रत्याशी की बाकी है। इस लिस्ट के साथ ही दौसा, करौली, धौलपुर में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच अब मुकाबले की तस्वीर भी साफ हो गई है। और आपको बता दें कि दौसा से भाजपा के कन्हैयालाल मीणा और कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा के बीच में सीधा मुकाबला होगा। तो करौली धौलपुर से बीजेपी की इंदु देवी जाटव और कांग्रेस के भजनलाल जाटव के बीच में मुकाबला होना है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें करौली धौलपुर सीट से इंदु देवी को टिकट दिया गया है। तो वहीं दौसा से कन्हैयालाल मीणा को पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। तो आज जैसे ही बीजेपी की तरफ से करौली धौलपुर सीट से इंदु देवी जाटव को प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया गया, इसके साथ ही इंदु देवी जाटव के घर पर खुशी की लहर दौड़ गई और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे उन्हें बधाई देने के लिए। इस दौरान इंदु देवी जाटव के परिजनों, उनके समर्थकों ने एक दूसरे को गुलाल लगा करके, मिठाई खिला करके बधाई दी है। मैं इंदु जाटव, लोकसभा प्रत्याशी, करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र, मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का और प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी साहब का और हमारे स्थानीय सभी कार्यकर्ताओं का कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को
करौली धौलपुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। ये टिकट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरी भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को और मेरी प्यारी जनता को समर्पित है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो वहीं दौसा से कन्हैयालाल मीणा को प्रत्याशी घोषित करने के बाद मीणा के समर्थकों में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिला करके, पटाखे चला करके खुशी का इजहार किया है। उन्होंने यहां पर कन्हैयालाल मीणा को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कन्हैयालाल मीणा अपने आवास से मोती डोंगरी गणेश जी मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ दौसा के लिए रवाना हुए और मीणा का आगरा रोड, प्रेमनगर, कानोता, बस्ती में लोगों ने जगह जगह स्वागत किया है। इस दौरान कन्हैयालाल मीणा ने प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया। उन्होंने राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतने का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कन्हैयालाल मीणा को दौसा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके बाद ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर है और कन्हैयालाल मीणा उस वक्त जयपुर में थे। उसके बाद दौसा के लिए रवाना हुए, लेकिन दौसा पहुंचने से पहले जगह जगह उनका जोरदार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। नरेश मीणा ने ऐलान कर दिया कि दौसा से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ज्वाइन की हुई 2 दिन हुए हैं और अब नरेश मीणा के बागी रुख अख्तियार हो गए हैं। कांग्रेस में वापसी करने वाले नरेश मीणा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, नामांकन भरेंगे जिला कलेक्ट्रेट जाकर के। और नामांकन के ऐलान के बाद कांग्रेस के खेमे में खलबली है। नरेश की एंट्री से दौसा में मुकाबला दिलचस्प होगा। दौसा से बड़ी खबर है। लोकसभा की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 5 दिन पहले कांग्रेस पार्टी में वापसी की नरेश मीणा ने और अब सोशल मीडिया के जरिए ऐलान कर दिया कि वे चुनाव लड़ेंगे। नरेश मीणा ने कल सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट जाकर के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने का ऐलान किया है। नरेश मीणा के नामांकन करने के ऐलान के बाद कांग्रेसी खेमे में खलबली है। नरेश की एंट्री से दौसा में मुरारीलाल मीणा और कन्हैयालाल के बीच अब मुकाबला और ज्यादा रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं चूरू के जालेऊ गांव में 2.5 साल की एक मासूम की हत्या मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस की माने तो प्रेम प्रसंग में आरोपी भुआ ने अपनी ही भतीजी की हत्या कर दी थी। मासूम की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। बुआ ने ही की 2.5 साल की मासूम की हत्या। आरोपी बुआ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये तस्वीर उसी मासूम की है जिसे प्रेम प्रसंग के चलते मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप है कि बच्ची की बुआ ने ही प्रेम प्रसंग में भाई से बदला लेने के लिए उसे निशाना बनाया। पुलिस ने कुछ घंटों में हत्या की वारदात से पर्दा उठाते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। तस्वीरें थोड़ी धुंधली हैं, लेकिन साफ दिख रहा है महिला एक बच्ची को पानी में डुबो रही है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की तो पता चला कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक बच्ची की बुआ थी। इस मामले में पुलिस बच्ची के दादा से भी पूछताछ कर रही है। एक बच्ची है 2.5 साल की, जिसकी हमें डेड बॉडी मिली थी और उसमें हमने डेड बॉडी के बाद हमने उसका अनुसंधान किया और पता लगाया कि ये किसने मर्डर करा है। तो उसकी बुआई जो थी, जिसका नाम माया है, वही निकली इसके अंदर मर्डर करने में। उसका कोई प्रेम प्रसंग का चक्कर था और वो उसमें अपने जो बच्ची है उसके पिताजी थे उससे नाराज चल रही थी, इसलिए उसने खुन्नस में अपनी जो भतीजी है उसका मर्डर कर दिया। प्रेम प्रसंग में एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन रतनगढ़ पुलिस ने वारदात से पर्दा उठाते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। घर से खेलते हुए गायब हुई थी 2.5 साल की बच्ची इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन चूरू में जिस तरीके से रिश्तों का कत्ल हुआ वो हैरान करने वाला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
और अब खबर कोटा से, जहां पर सकतपुरा के इलाके में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद बदमाश फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बीती रात को सुनील कागला नाम का युवक कोटा बैराज के नजदीक घायल हालत में मिला था। इसे अस्पताल ले जाया गया और यहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक सुनील के कुछ लोगों से रंजिश थी। पुरानी रंजिश के चलते सुनील पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हुई। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने फरार हुए बदमाशों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। उनकी तलाश जारी है। पता नहीं पूरी बात। अच्छा। हमारे समाज के थे वाल्मीकि में। भाई आपका मेरा सगा भाई है। क्या नाम है? सुनील। श्रीमती सुनीता पत्नी सिकंदर, जाति वाल्मीकि, निवासी चंबल कॉलोनी कोटा की है। इसने आज एक रिपोर्ट दी है कि 26/3 को इसको सूचना मिली कि मेरा भाई सुनील उर्फ कागला को रात्रि 12 साढ़े 12 बजे करीब चंबल कॉलोनी बैराज रोड जो है बड़के पेड़ के पास, वहाँ हमारी समाज के सुमित, गोलू, पीयूष आदि लोगों ने रोक करके मारपीट की और उसे भर्ती कराया, जहां आज उसकी डेथ हो गई। तो वहीं राजसमंद जिले के नाथद्वारा थाना इलाके के कोठारिया गांव में कल होली खेलते समय दो पक्षों में आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद पथराव हुआ। इसमें दोनों पक्षों के 10 लोगों को चोटें आई हैं। इसकी सूचना पर पहुंची नाथद्वारा थाना पुलिस ने समझाइश की, मामला शांत करवाया। दोनों ही पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज किए गए हैं। मौके पर एहतियातन पुलिस जाब्ता भी तैनात है। जानकारी के मुताबिक कल शाम को कोठारिया गांव में होली खेलते वक्त विवाद के बाद दो पक्षों में पथराव हुआ था। इसकी सूचना पर नाथद्वारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों से समझाइश की। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। उधर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में मुकदमे दर्ज करवाए हैं। इसकी जांच नाथद्वारा थाना पुलिस की तरफ से उपाधीक्षक कर रहे हैं। तो वहीं धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके में सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर के साथ 3 लोगों ने मारपीट की है। मारपीट की घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। डॉक्टर के साथ हुई मारपीट को लेकर के बसेड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित डॉक्टर कमल किशोर ने बसेड़ी थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए जानकारी दी। बताया कि अस्पताल आते वक्त एक दुकान से सामान ले रहा था और इसी दौरान दुकान पर बैठे एक युवक ने बेवजह उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। घटना को लेकर पुलिस जांच कर रही है। बहरहाल इस घटना पर सीसीटीवी भी सामने आया है, जहां पर सीसीटीवी फुटेज में मारपीट की घटना कैद हुई है। होली के त्योहार के दिन मैं इमरजेंसी ड्यूटी में अस्पताल में अपनी ड्यूटी कर रहा था। ठीक है, एक 376 पुलिस का मुकदमा था, वो कर रहा था ड्यूटी के दौरान। तभी 3-4 लोग अचानक आए और उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल के अंदर से पकड़ के खींचा, लात घूसे डंडों से मेरी पिटाई की। मैं अकेला था, जिसके बाद मैं अपना एनकाउंटर नहीं कर पाया, काउंटर एक्शन नहीं ले पाया मैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। कर्मचारी भविष्य निधि का प्रवर्तन अधिकारी ट्रैप हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर, एसीबी ने ट्रैप किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर। विष्णु, क्या जानकारी? हेलो, हाँ बोलिए विष्णु, क्या अपडेट है इस खबर पर आपके पास? देखिए, एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें एपीएस के प्रवर्तन अधिकारी दीपक बड़जात्या को एसीबी ने रंगे हाथों ट्रैप किया। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है कि धुलंडी के एक दिन बाद ये रिश्वत देना तय हुआ था, जिसमें एपीएस ज्योतिनगर में बैठने वाले एक अफसर ने परिवादी से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें एसीबी ने सत्यापन करने के बाद आज 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की रकम लेते हुए दीपक बड़जात्या को ट्रैप किया। सबसे बड़ी बात है कि परिवादी ने एसीबी में मुकदमा एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें कहा कि उनकी फर्म का रिपोर्ट तैयार करने के लिए, यानी 5 साल की रिपोर्ट तैयार करने के लिए हर वर्ष 50,000 रुपए के हिसाब से आरोपी दीपक बड़जात्या 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगा और एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया। उसके बाद आज होली के बाद ये रिश्वत देना तय हुआ था और परिवादी जब आज 1.5 लाख रुपए की रकम लेकर के आरोपी जो ईपीएफ के प्रवर्तन अधिकारी दीपक बड़जात्या के पास पहुंचा
जी। तब एसीबी ने आज आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ जारी है। साफ सबसे बात है कि ट्रैप के बाद में आज जब एसीबी ने आरोपी के आवास की तलाशी ली, उसमें 9 लाख से ज्यादा की रकम भी बरामद हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, कर्मचारी भविष्य निधि का कर्मचारी अधिकारी प्रवर्तन अधिकारी ट्रैप हुआ है। 5 साल की रिपोर्ट तैयार करने को लेकर के इसने रिश्वत की मांग की थी और इसी दौरान एसीबी ने कार्रवाई की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एसीबी ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे ट्रैप किया है। आवास की तलाशी में 9 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी मिली है इसके पास से। बहरहाल एसीबी की टीम इससे पूछताछ कर रही है, इसके बाकी खातों को खंगाला जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि का प्रवर्तन अधिकारी ट्रैप हुआ है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कर्मचारी भविष्य निधि का रिश्वतखोर प्रवर्तन अधिकारी ट्रैप हुआ है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो वहीं झुंझुनू के एसपी राजऋषि राज वर्मा ने बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई की है और एक बड़े हथियार सप्लायर के अलावा इसी की निशानदेही पर 3 अन्य को गिरफ्तार किया। यह बदमाश कोई और नहीं बल्कि पिछले दिनों तत्कालीन एसपी देवेंद्र बिश्नोई के द्वारा जिस पर 50 पैसे का इनाम रख करके औकात अठन्नी बताई थी, वही योगेश उर्फ योगी है। एसपी राजऋषि राज वर्मा ने बताया कि डीएसटी लगातार जेएम गैंग के बदमाश और सिंघाना थाने के स्टेट शीटर योगेश उर्फ योगी निवासी सिलारपुरी के पीछे लगी हुई थी और इसी दरमियान सूचना मिली थी कि गांव में होली के वक्त भरने वाले मेले में योगेश आएगा। इस पर पुलिस पहले से सतर्क थी। डीएसटी की टीम ने इस योगेश उर्फ योगी को गांव से गिरफ्तार किया। इसके पास एक अवैध पिस्टल बरामद हुई, एक देसी कट्टा और 13 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। आचार संहिता और आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरे ज़िले में हमने अवैध हथियारों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के अंतर्गत कल हमारी डीएसटी की सूचना पर एक बहुत बड़ा आर्म सप्लायर है योगेश उर्फ योगी करके, इसके टोटल 12 मुकदमे दर्ज है आर्म्स एक्ट के 307 के 308 के, और झुंझुनू में इसके 4 स्थायी वारंटी और एक गिरफ्तारी वारंटी भी पेंडिंग है। पिछले एसपी साहब ने इसके ऊपर 50 पैसे का इनाम भी रखा था। तो हमारी स्पेशल टीम लोकल थाने सिंघाना की मदद से पहले योगेश उर्फ योगी को हमने गिरफ्तार किया। इसके पास से हमें एक अवैध पिस्टल, एक देसी कट्टा और 13 जिंदा कारतूस हमने बरामद किए। और चलिए अब एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 50 जिलों की खबरों पर।